हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की लगभग 3 से 4 क्लासेस होंगी और 3 से 4 क्लासेस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। तो चलो वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा होती क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो, कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जो भी चीज मेजर की जा सकती है, मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसे नापा जा सकता है, मेजरमेंट किया, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके मेजरमेंट करने के लिए आपको सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड को आप लेंथ भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड को आप लेंथ भी कह सकते हैं। और आप मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एक स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो वेक्टर, वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके मेजरमेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके मेजरमेंट के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? इसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ की जरूरत पड़ती है। जबकि इसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, मतलब लेंथ और डायरेक्शन का मतलब क्या है? किसी एंगल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये कोई एंगल बनाएगा किसी भी डायरेक्शन से। ठीक है, तो हमें स्केलर क्वांटिटीज को नहीं पढ़ना है, हमें वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको कुछ 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कुछ क्वांटिटी आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। जैसे आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड या टाइम, टाइम कैसी क्वांटिटी है? तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम को मेजरमेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की, कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट में, या 30 डिग्री 40 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता टाइम के साथ। उसी तरीके से डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट, वेट एक स्केलर क्वांटिटी है। मास, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर किसी डिस्टेंस में डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आप डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दोगे, इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दोगे, तो इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में अगर डायरेक्शन इंक्लूड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? स्पीड, वेलोसिटी बन जाएगा। और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे और भी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी पॉसिबल है, जैसे फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी आपसे बोला जाएगा कि फोर्स लगा रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स में, नॉर्थ में, ईस्ट में, 30 डिग्री पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क क्या है? वर्क क्या होता है? एक वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपको याद रखनी है चीजें। कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आप लॉजिक से सोच सकते हो। ठीक है, जिन जिन चीजों को आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कोई भी हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटीज है।
क्योंकि आप खुद जानते हो कि लेंथ, आपसे कभी भी कोई हाइट पूछता है तो आप कभी भी हाइट के साथ कोई डायरेक्शन तो बताते नहीं हो। तो हाइट, वेट, विड्थ, ये सब क्या है, सब स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी एंड उसके एग्जांपल्स, वेक्टर क्वांटिटी और उसके एग्जांपल। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं दैट कैन बी मेजर्ड, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। जिन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उन्हें आप स्केलर, और जिनका मेजरमेंट करने के लिए आपको वेक्टर, जिनका मेजरमेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन्हें आप क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हमने उनके एग्जांपल्स के बारे में भी बात की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि वेक्टर्स को मेजरमेंट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड को सिंपल लैंग्वेज में आप लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि या मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो हम एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और एरो का जो ये डायरेक्शन है, एरो का जो हेड है, हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको हम हेड बोलते हैं और इसको हम टेल बोलते हैं। तो एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं। एरो का हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और किसी भी वेक्टर को हम वेक्टर ए, मतलब ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड सो ऑन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, एरो लगा देंगे, बी के ऊपर वेक्टर। और इसे कैसे रीड करते हैं? इसको कहते हैं वेक्टर ए, इसको कहते हैं वेक्टर बी, इसको कहते हैं वेक्टर सी। तो किसी भी वेक्टर को हम एक नंबर, एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस अल्फाबेट के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए। अब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखना, किसी भी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर ए के मॉडुलस या फिर सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आप क्या लिखो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखो या फिर सिंपली ए लिखो, चाहे तो वेक्टर बी का मॉडुलस लिखो, चाहे तो सिंपली बी लिखो, दोनों का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दोनों का मतलब ही क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और लेंथ ऑफ ए। क्लियर है बात? तो लेंथ को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ ए और सिंपली ए, विदाउट वेक्टर। वेक्टर नहीं लगाते हैं ऊपर जब भी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमने बात कर ली कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है और एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली ए से, या मॉडुलस ऑफ बी और सिंपली बी से। अगर किसी वेक्टर ए की लेंथ बतानी है तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? मॉडुलस ऑफ ए से और ए से। अब बी की लेंथ बतानी है तो मॉडुलस ऑफ बी और मॉड बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वेक्टर से, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो की जो लेंथ है वो डायरेक्शन को या मैग्नीट्यूड, एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को या लेंथ को रिप्रेजेंट करती है और डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका हेड रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं? अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरो वेक्टर। सबसे पहले क्या होता है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं।
इसे हम नल वेक्टर भी कह सकते हैं, इसे हम नल वेक्टर भी कह सकते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जीरो वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, जीरो आ जाए, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए। अगर कोई वेक्टर ए है, तो उसके मॉडुलस की वैल्यू या सिंपली ए की वैल्यू जीरो आ जाए तो हम कहते हैं वेक्टर ए इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू या उसके ए की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए तो आप कहते हैं कि दैट वेक्टर इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्लियर है बात? अच्छा, अब आपसे अगर पूछा जाए कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है तो आप कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर कैन बी एनी डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, या कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का वेक्टर एंड दैट इज यूनिट वेक्टर। आगे हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? देखो यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर भी इसे कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाए, 1 यूनिट आ जाए। ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 यूनिट आ जाए उसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ ए या ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है। मतलब कोई भी वेक्टर ए है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? खुद वेक्टर ए के बराबर, या कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बस उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे, भले ही उसका डायरेक्शन कुछ भी हो। क्लियर है बात? ओके, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अब जैसा कि नाम से क्लियर है, को इनिशियल का मतलब है कॉमन इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अच्छा, इनिशियल पॉइंट क्या होता है? देखो समझ लो, जैसे ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, और इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं या हेड बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो अगर ऐसे दो वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स हैविंग सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिनका सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर है, वेक्टर बी, और कोई भी कितने भी वेक्टर बना लो, मान लो वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो ये सारे वेक्टर, क्योंकि ये सारे वेक्टर एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दीज ऑल वेक्टर्स आर स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो ये क्योंकि सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनका इनिशियल पॉइंट या टेल सेम जगह से स्टार्ट हो रही है। जैसे ये वेक्टर, वेक्टर ए, ये वेक्टर, वेक्टर बी, ये भी वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? कॉमन है, सेम है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है बात? तो को इनिशियल वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। अब देखो इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? देखो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके लेंथ और मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम हो। याद रखना, लेंथ और मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम होना चाहिए। सॉरी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब तो लेंथ ही होता है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर इक्वल हो जाएं, अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक वेक्टर ये लिया और एक वेक्टर ये लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आप देख सकते हो कि दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। और इनके आप देख सकते हो इनकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी,
याद रखना कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है कि a का मॉडुलस b के इक्वल है, या आप कह सकते हैं a b के इक्वल है। याद रखना अगर दो वेक्टर वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, और उनको मैग्नीट्यूड को a और b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कोई भी दो वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम है, तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी कि 1, और उसके बाद हमने पढ़ा कोइनिशियल वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होता है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, अब देखो कोलिनियर वेक्टर्स, अब कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं? देखो कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं? ठीक है, कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये a है, एक ये वेक्टर b है, एक ये वेक्टर c है, तो देखो ये इनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। इनका लेंथ कुछ भी हो लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन but not necessary same magnitude are called collinear vectors। तो collinear vectors having same direction होता है but not necessary same magnitude। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो इस बात की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनका अगर डायरेक्शन सेम है तो इन्हें क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, इन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम हो लेकिन इनका जो क्या कहते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? अब है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो देखो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है? देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसका एक अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर दे, मतलब लेंथ तो सेम हो लेकिन उनका अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर है, तो उसे -a से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई वेक्टर a है और उसके डायरेक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हम उसको -a से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये वेक्टर है a, तो अगर हम इस वेक्टर को एज इट इज रहने दें लेकिन इसके डायरेक्शन को, मतलब हेड को टेल बना दे, टेल को हेड, तो दूसरे वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए कहेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए जो होते हैं उनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं जबकि उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट जबकि लेंथ इक्वल होती है। क्लियर है बात? ओके, अब देखो आगे चलते हैं और अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 10.1 में कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। भाई 40 किलोमीटर को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कह रहा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। अब देखो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आप जानते हो सबसे पहले ये देखो क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो हिंदी में उल्टा होता है, हिंदी में से बोलेंगे नॉर्थ का ईस्ट,
हिंदी में थोड़ा सा उल्टा होता है, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी सी चीजें उल्टी होती है। जैसे आप बोले 50% ऑफ 100, जबकि हिंदी में क्या बोलेंगे 100 का 50%, है ना, तो हिंदी में उल्टा बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ का ईस्ट, तो नॉर्थ का ईस्ट, तो नॉर्थ का ईस्ट कितने डिग्री 30 डिग्री, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री चलेंगे। ये देखो ये हो गया 30 डिग्री। अब 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है। अब आप 40 किलोमीटर को पेपर पे रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करेंगे स्केलिंग करेंगे। आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारे स्केल में 1 सेंटीमीटर को आप क्या कह रहे हैं 10 किलोमीटर कह रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूं तो वही हमारा किसको रिप्रेजेंट कर देगा 40 किलोमीटर को। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर जो है वो आपका 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 10 kg क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारी चीजें आपको दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 10 kg स्केलर है वेक्टर है। सेकंड पॉइंट 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। थर्ड है 40 डिग्री। फोर्थ है 40 वॉट। फिफ्थ है 10 टू द पावर -19 कोलम्स। और सिक्स्थ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं आपसे अगर आपका वेट पूछता हूं, आपका वेट कितना, आप कहेंगे 40 kg, क्या आप डायरेक्शन बताएंगे? नहीं, क्योंकि वेट में कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, अब यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है। 40 डिग्री, अब देखो 40 डिग्री जो है बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 40 डिग्री बच्चे सोचते हैं कि 40 डिग्री तो डायरेक्शन है, नहीं 40 डिग्री डायरेक्शन नहीं है, एंगल है। लेकिन अगर बोलता जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वहां पे 30 डिग्री तो बोला, साथ में ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन भी बताया, लेकिन यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये क्या है स्केलर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रखा है। 40 वाट, 40 वाट क्या है, ये पावर की यूनिट है। तो पावर क्या होती है भाई, पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं या किसी भी एनर्जी को मेजर करते हैं तो पावर होता है। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, ये क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कूलाम्स ये क्या होती है, ये चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है, ये भी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिजिक्स वाले बच्चों को थोड़ी कम परेशानी होगी, थोड़ा जो नॉन फिजिक्स के बच्चे हैं उनको थोड़ी ज्यादा परेशानी होती है इसमें। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, याद रखना एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। और मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है फिर से कि कौन सी इनमें से स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट में बोला है टाइम पीरियड। आपको मैंने बता ही दिया था टाइम पीरियड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड क्या है डिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। थर्ड आपसे पूछा है फोर्स, मैंने आपको बता दिया था फोर्स में क्या होता है एक डायरेक्शन होता है। भाई फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये सब डायरेक्शन होते हैं। तो फोर्स में हमेशा एक डायरेक्शन होता है, तो ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। फिफ्थ में क्या है वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आपको बोला वर्क डन, और मैंने आपको बताया था वर्क क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हमने कोई भी वर्क किया तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो वर्क डन क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, चलो।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दे रखा है, ये देखो, ये है ए बी बी और सी, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये आपको गिवन है, इसका एरो इधर है और इसका एरो इधर है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि को इनिशियल वेक्टर बताओ, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा को इनिशियल वेक्टर बताओ इनमें। आप देख सकते हो को इनिशियल वेक्टर, मैंने आपको बताया था को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब जिनका टेल सेम जगह से स्टार्ट हो रहा हो। तो आप देख सकते हो ए जो है, ए वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और डी वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि ए भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और डी भी सेम पॉइंट से, दोनों की टेल यानी कि इनिशियल पॉइंट इनका एक ही जगह से, सेम जगह से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए क्या है को इनिशियल है, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछा है इक्वल वेक्टर पूछा है। तो हमने आपको बताया था इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब जिनकी लेंथ इक्वल हो प्लस उनका डायरेक्शन भी इक्वल हो, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अब आप देख सकते हो कि ए का डायरेक्शन तो इस साइड है, ठीक है, जबकि सी का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इक्वल नहीं है, याद रखना है इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल होने का मतलब है सब कुछ इक्वल होना, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, समझा चुके हैं हम आपको, ठीक है। तो इक्वल कौन से हैं, अब आप देख सकते हो डी और बी दोनों इक्वल है, क्योंकि डी भी डाउनवर्ड्स है और बी भी डाउनवर्ड्स है और दोनों की लेंथ भी इक्वल है। तो आप कह सकते हो बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स, बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब आपसे पूछा कोलिनियर बट नॉट इक्वल, भाई कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल ना हो, कोलिनियर तो हो बट इक्वल ना हो, ठीक है। अब देखो कोलिनियर का हम मतलब हमने बताया था पैरेलल, जैसे ये सब क्या है, ये सब कोलिनियर है, ठीक है, ये सब कोलिनियर है, चाहे लेंथ कुछ भी हो, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, ये कोलिनियर है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। कोलिनियर या पैरेलल एक ही बात होती है। तो आप देख सकते हो ए और सी वैसे तो कोलिनियर है, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो ए एंड सी क्या है, कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। कोलिनियर तो है बट नॉट इक्वल है। क्यों नहीं है नॉट, क्यों इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि ए और सी का डायरेक्शन अपोजिट है, और इक्वल होने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ए एंड सी क्या है, कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, फिर से सुन लो, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ए का डायरेक्शन लेफ्ट में है तो और ए का डायरेक्शन राइट में है, जबकि सी का डायरेक्शन लेफ्ट में, मतलब ए और सी का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, लेकिन कोलिनियर ये है। क्लियर है। लेकिन बी और डी की बात करें तो बी और डी का डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ये कोलिनियर तो है लेकिन ये इक्वल भी है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो। क्लियर है बात, ओके। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, क्या ए और माइनस ए कोलिनियर है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। ए एंड माइनस ए कोलिनियर है। अब देखो ए क्या है, ए तो ये है, और मैंने आपको बताया था माइनस ए मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मतलब डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दे, तो ये ए है, ये माइनस ए है। तो आप खुद जानते हो, देखो जब ये ए है ये माइनस है, मैंने आपको बताया था कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल, तो आप देख सकते हो दोनों पैरेलल है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ वेक्टर करने से उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, लेंथ सेम रहती है, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट तो हो जाता है लेकिन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। मतलब ये क्या है, ए और माइनस ए क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है, मतलब अपोजिट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे डायरेक्शन था तो ऐसे बन जाए, ये नहीं होता है, ठीक है। ए अगर ऐसे है तो माइनस ए अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो आप कह सकते हो कि ए एंड माइनस ए क्या है, ए एंड माइनस ए कोलिनियर है। इसका मतलब जो पूछा गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो ट्रू हो गया, ठीक है। पूछा गया है जो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ट्रू है, क्योंकि ये कोलिनियर है। आगे चलते हैं, कह रहा टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब आप बताओ क्या कोलिनियर इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, मैंने अभी 4 बार बता चुका हूं पूरे लेक्चर में
कि ये देखो ये देखो ये सब क्या है, ये सब कोलिनियर, ये देखो ये सब कोलिनियर है, ये सब कोलिनियर है, लेकिन इनके डायरेक्शन सेम है क्या? हाँ डायरेक्शन तो सेम है, मतलब अपोजिट और सेम डायरेक्शन एक ही बात होती है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन को भी हम कोलिनियर या पैरेलल मानते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं, इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए ये फॉल्स कह रहा है। ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या कह रहा है? टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। रॉन्ग है, कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, उनका सिर्फ डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है? पैरेलल डायरेक्शन होना चाहिए, याद रखना, पैरेलल डायरेक्शन होना चाहिए। अपोजिट भी चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन भी कोलिनियर होता है क्योंकि वो भी तो पैरेलल है। थर्ड पार्ट, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होने से कोलिनियर हो जाएंगे? गलत बात। आप देखो ये देखो, इनका मैग्नीट्यूड लेंथ तो सेम है, लेकिन क्या ये कोलिनियर है? क्या ये सेम डायरेक्शन में है? क्या ये पैरेलल है? नहीं, ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कोलिनियर हो। और एग्जांपल देख लो, जैसे ये और ये, मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन डायरेक्शन इनके अलग अलग है। क्या ये कोलिनियर है? नहीं, कोलिनियर होने के लिए तो पैरेलल होना चाहिए। गलत है, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स है। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा? टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए क्या वो इक्वल हो जाएंगे? नॉट नेसेसरी। गलत है, ये भी गलत है। क्या कह रहा है कि दो कोलिनियर वेक्टर का, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। देखो सेम मैग्नीट्यूड होने से इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होने के लिए दो चीजें इक्वल होनी चाहिए, लेंथ भी और डायरेक्शन भी। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर है, कोलिनियर है। क्या इनका सेम मैग्नीट्यूड है? यस, मैग्नीट्यूड भी सेम है। भाई कोलिनियर भी है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल होने के लिए डायरेक्शन और लेंथ यानी मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन इनका डायरेक्शन तो अपोजिट है, इनके डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, इक्वल होने के लिए दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, लेंथ भी और मैग्नीट्यूड भी। जबकि कोलिनियर होने के लिए सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, लेंथ कुछ भी हो पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगा, तभी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो इनके मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन इनके डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है, जबकि ये कोलिनियर है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर क्या हो? कोलिनियर हो और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं? तो वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। गलत है, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि कोलिनियर होने से या इक्वल मैग्नीट्यूड होने से इक्वल नहीं होते हैं। कोलिनियर के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्लियर है बात? तो दिस एंड्स विद योर एक्सरसाइज 10.1 एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस करते रहो आप लोग अच्छे से। थैंक यू।